हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश, स्टूडेंट महातांडव सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और महातांडव सीरीज में लेकर आ गया हूं हिंदी का क्लास 6वां स्टूडेंट। ठीक है, क्लास पहला से लेकर क्लास 5वां तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। ये भी क्लास मिस नहीं करना आप। ठीक है, होली का त्यौहार आप लोगों को मन गया, ठीक है, मानते हैं बहुत अच्छे से मनाया आपने, लेकिन हाँ, एक महीने अब आपका पेपर भी रह गया। आप जितना अच्छे से आपने होली का त्यौहार मनाया उतना अच्छे से आप एक महीना और प्रिपेयरिंग कर लीजिए, ताकि 90 जो टारगेट हो भी आ जाए आपका, फिर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उस दिन और पार्टी करेंगे हम लोग। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पद्यांश गद्यांश के बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछता है। देखिए इस बोर्ड एग्जाम में कि कहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे पहला दिया आचार्य प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सत्य बात है, असत्य अरे सत्य है। ठीक है, तो इसी तरह सत्य असत्य उसके सामने लिखना होगा। तो यहाँ देखिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य बात है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 ठे गलत होगा, 1 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें ये रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी 4 ऑप्शन में से आपको देखना होगा कौन सा सत्य है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला इसमें सत्य है, इसलिए मैं आगे सत्य लिख दिया था। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला ये आपको मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा जब बढ़ेंगे आप, तो आपको मुलाकात होगी इस तरह। आपको पहला दूसरा क्वेश्चन इसे देगा, तो जैसा दूसरा क्वेश्चन देता है उसका मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए। दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखकों में भारतेंदु के अतिरिक्त श्रीनिवास बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी तथा बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम प्रमुख हैं। भारतेंदु के किसी एक लेखक का नाम पूछा, हम बहुत लेखक का नाम बता दें, उसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा। एक ही आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा मात्र। ठीक है, मैं तो आपको याद करने के लिए इतना बता दूँ, कोई आसान पड़ेगा तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग की क्या प्रमुख लेखक याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो चलिए हम बताते हैं कि द्विवेदी युग के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन कौन है। तो प्रेमचंद्र, वृंदालाल वर्मा। द्विवेदी युग के क्या है, 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद्र और वृंदावन वर्मा जी। ये 2 जो हैं, यह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, 2 ही नाम पूछा था मैंने, 2 ही नाम बता दिया, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। जो आवारा मसीहा है किस जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना क्लियर कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या बोल रहा है कि किसी एक यात्रा वृत्त के लेखक का नाम, किसी एक यात्रा वृत्त के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो आप क्या दे देंगे, राहुल संकृत्यान। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है 2021 बोर्ड में। ठीक है, तो किसी एक यात्रा वृत्त लेखक के नाम तो राहुल संकृत्यान स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि गिरती दीवारें, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कर रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो आप लिखिए गिरती दीवारें जो है वो नाटक विधा की रचना है। किसकी, नाटक विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6वां स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6वां आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो आप उत्तर देंगे कि पथ के साथी स्मरण विधा की रचना है। ठीक है, संस्मरण रेखा के विधा की रचना है स्टूडेंट। पथ के साथी जो है संस्मरण विधा की रचना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 7वां क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो उत्तर आप लिखिए दीप्ति खंडेलवाल या महादेवी वर्मा।
हिंदी कहानीकार हैं। ठीक है, तो कह रहा है किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, तो 2 महिला कहानीकार का नाम बता दिया हूँ, आप नोट कर सकते हैं। एक दीप्ति खंडेलवाल और दूसरा महादेवी वर्मा जी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोनों का नाम याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पिछले वर्ष कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आप लोगों को कर रहा हूँ मैं, कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है स्टूडेंट। किसकी? नाटक विधा की रचना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां भी क्लियर हो गया। ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। जहाज का पंछी के लेखक का नाम बताइए। देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम ईला चंद्र जोशी है। क्या? ईला चंद्र जोशी है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन 9, तो उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा। जहाज का पंछी के लेखक ईला चंद्र जोशी जी हैं। एक चलिए क्वेश्चन 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्वेश्चन नंबर 10वां ये बोल रहा है कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ। कब? सन 1959 ईस्वी में हुआ। चलिए ये भी क्वेश्चन 10वां क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, नो डाउट आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 यह कह रहा है कि छायावादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। छायावादी काव्यधारा की 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखे। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि छायावादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार। देखिए विशेषताएं देगा तो वही चीज़ है, प्रवृत्तियां भी वही चीज़ होती हैं। ठीक है, तो चलिए 2 देख लेते हैं। तो मैं 3 बता दिया हूँ ताकि आपको भी बढ़िया से याद कर सकते हैं। पहला प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, तीसरा रहस्यवादी भावना। ठीक है स्टूडेंट, ये छायावादी काव्यधारा के 2 प्रवृत्तियां हैं, तो मैंने 3 बता दिया, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होता हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हरिऔध। ठीक है, हरिऔध किस युग के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। अब प्रिय प्रवास उनकी एक क्या है? प्रमुख रचना है। प्रिय प्रवास उनकी एक प्रमुख रचना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखिए आगे प्रश्न आपको पूछता है गद्यांश से। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम गद्यांश देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे महत्वपूर्ण गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसे आप किसी कीमत पे याद करके जाना है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस गद्यांश को आपको तैयार करके जाना है। और गद्यांश क्या है चलिए इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, गद्यांश हुआ है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है स्टूडेंट। गद्यांश यहाँ पे नोट कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये महत्वपूर्ण आपका गद्यांश है इतना। ठीक है, यहाँ तक। अब ये गद्यांश देने के बाद आपको नीचे प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। और दूसरा कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न यह है, तीसरा में पहला कह रहा है शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरा उसी में दूसरा पूछेगा कि चिर विश्राम गृह से क्या आश्रय है। और तीसरा पूछेगा कि आजीवन भयभीत हो रहने का कारण लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पहले हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। तो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ है? हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी के उद्धृत है। इसके जो लेखक हैं छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये आपको संदर्भ लिखना है कहाँ से? हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी के संग्रह से उद्धृत हैं। और इनके जो प्रवर्तक हैं वो छायावादी युग के हैं, जो कि इनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट संदर्भ में बता दिया कि किस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं।
चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। जितने पे रेखा खींची गई थी इनका, जितने पे रेखा अंडरलाइन की गई है, जितने शब्दों पर उनका हम लोग को क्या करना है, व्याख्या देखना था। चलिए आपने इसे नोट कर लिया, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या नोट कीजिए थे स्टूडेंट। तो व्याख्या में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, ये हेडिंग आपकी रहेगी कि रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्या, उसको देखते हैं। तो लिखिए इसमें कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरा पूछा था, इसमें तीसरा में देखिए पहला कि सहंसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा का पहला लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में सहंसा शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, सहंसा शब्द किसके, मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, सहंसा। और दूसरा इसमें करा था कि चीर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो अब देखिए चीर विश्राम गृह से क्या आशय, उसको देख लेते हैं। तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको दूसरे नंबर पे कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। तीसरा कह रहा है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो चलिए तीसरा का भी आंसर हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह गद्यांश था, जो कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसको आपको किसी कीमत पे गद्यांश को तैयार करके जाना है, ये वाला गद्यांश। ठीक है, चलिए गद्यांश आपने देख लिया, तो कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पद्यांश भी देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जो कि इस स्लिप में लगेगा। तो कुछ हम महत्वपूर्ण पद्यांश भी देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको किसी कीमत पे आपको जो जो बता रहा हूँ उसको तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए कि पूर ते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर दय मग में डगधय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुष्ट सुखी गए मधुराधर वे, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कीत है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चवे। ठीक है, तो यह जो महत्वपूर्ण आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आपको किसी कीमत पे इसको तैयार करके जाना, क्योंकि ये इतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको क्या बताया जाए, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया। तो देखिए अब इसका हमें लिखना पड़ेगा संदर्भ। अब संदर्भ किस रंग से आपको लिखना है, चलिए वो बताता हूँ। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ये आपको क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है स्टूडेंट। किसमें, संदर्भ में लिख देना है। संदर्भ के बाद इसका प्रसंग भी लिखना होता है। ठीक है, पद का। अब प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, ये प्रसंग में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अब इसका व्याख्या करना है। अब व्याख्या किस ढंग से आपको करना है कि राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ सिंगरवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी माथे पर पसीनों को बूंदे छलकने लगी और उनके सुंदर ओठ थकान के कारण सूख गए। ठीक है, इसके नीचे और लिखिए सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम
के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गया। अब व्याख्या यही चीज़ उसका रहेगा, पद्यांश का व्याख्या आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है इसका। ठीक है, तो काव्यगत सौंदर्य में पहला लिखिए कि प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है, और दूसरा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, और तीसरा भाषा, भाषा किसका प्रयोग किया है तो सरल एवं मधुर व्रज दये मंग में डग दय मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग है, इसी के कारण उत्युक्ति अलंकार भी है। अब शैली किसका प्रयोग किया गया तो चित्रात्मक और मुक्तक शैली, छंद सवैया अलंकार, माथे पर पसीने की बूंदों के आने, ओठों के सूख जाने में स्वावभोक्ति तथा केतिक प्रणकुटी कर योग कित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब शब्द शक्ति, अब शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना, रस कौन सा श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, गुड़, प्रसाद एवं माधुर्य गुड़ का यूज किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये महत्वपूर्ण पद्यांश भी क्लियर होता हुआ। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको आपको किसी कीमत पे ही तैयार करके जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और बढ़िया से लिख कर याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सब इसी के अंतर्गत आने वाले हैं, सब क्वेश्चन करके आप आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।